बच्चों, तो ये है हमारी दूसरी क्लास प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की। और इस क्लास में हम देखेंगे दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक तो उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। इस प्रकार के उदाहरणों की सहायता से देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है समतल दर्पण। तो जो हमारा जो कांच है, ये क्या है, ये है समतल दर्पण ही है। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, अपना मुंह देखते हैं, रोजाना आप मुंह देखते हो। तो इस कांच की क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से ये कांच काम करता है, किस तरीके से ये कांच हमें प्रतिबिंब दिखाता है, बिंब का प्रतिबिंब दिखाता है, ये चीज हम जानेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब जिस प्रकार से ये आपको एक तरीके से मुड़ी हुई आकृति दिख रही है, ये मुड़ी हुई आकृति दिख रही है, ये भी अंदर धसी हुई आकृति दिख रही है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो ये जो हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ये है अवतल दर्पण यानी धसा हुआ हिस्सा। ठीक है, और ये क्या है, ये है उत्तल दर्पण यानी उभरा हुआ हिस्सा। इन सभी चीजों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। इस समतल दर्पण के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है आरबीएससी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले। तो आइए जानते हैं कि समतल दर्पण बनता कैसे है। तो जिस प्रकार से आपको ये क्या दिख रहा है, एकदम पारदर्शी कांच है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, पारदर्शी कांच है। अगर हम कोई पारदर्शी कांच के एक तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार का दर्पण प्राप्त होगा, समतल दर्पण। जिस प्रकार से हमने इस कांच के एक तरफ क्या कर रखी है, इस तरीके से पॉलिश कर रखी है, तो पॉलिश कर दी। तो अब देखो, ये कांच का ये एक तो ये सिरा हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कांच का ये सिरा। अब कोई प्रकाश किरण इस सतह से टकराएगी और वापस से उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये सतह क्या होगी, ये सतह होगी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह वो सतह होती है जिस सतह से प्रकाश टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस सतह से प्रकाश टकराएगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, और इस सतह से कोई प्रकाश टकराएगा नहीं। तो ये सतह होगी एक तरीके से पॉलिश की हुई सतह, और ये सतह कौन सी होगी, परावर्तक सतह। तो देखिए, अब समतल दर्पण को बनाते कैसे हैं। समतल दर्पण को वैसे बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये परावर्तक सतह है, तो हमने यहाँ पे परावर्तक सतह दिखा दी, और ये सतह क्या है, पॉलिश की हुई है। इस साइड वाली सतह देखो, ये साइड वाली सतह क्या पॉलिश की हुई है ना, तो इसको ऐसे डैश डैश से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से जो समतल दर्पण को इस प्रकार से दर्शाते हैं कि मतलब परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश टकराएगा, मान लो, उस सतह को तो हम सीधा दर्शा देते हैं, और पॉलिश वाली सतह है उसको हम ऐसे डैश डैश करके दर्शाते हैं। तो अब हम देखते हैं समतल दर्पण की सरल सी परिभाषा है, वो क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहते हैं समतल दर्पण। जिस प्रकार से हमने अभी देखा था कि जो कांच था उसका जो परावर्तक सतह है, जिसे प्रकाश टकरा कर वापिस जाएगा, वो सतह क्या थी, समतल थी, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। जिस प्रकार से देखो है ही। ठीक है, अब देखते हैं कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, जो बिंब है या वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, सदैव आभासी व सीधा बनता है, यानी समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी व सीधा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से क्वेश्चन उठा है। ठीक है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। आभासी का मतलब ये होता है, जिस प्रकार से देखो ये मार्कर का आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है, दर्पण के अंदर, तो मतलब हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि दूसरा मार्कर इस कांच के अंदर है, तो वो उसकी क्या है, आभासी स्थिति है। ठीक है, और सीधा मतलब देखो इस तरीके से, देखो ये मार्कर सीधा है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको जो दर्पण में दूसरा मार्कर दिख रहा है वो भी क्या है, सीधा है। तो मतलब जो सीधा होगा वो हमेशा आभासी होगा, और जो प्रतिबिंब आभासी है वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो इस प्रकार से जो समतल दर्पण है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सदैव आभासी व सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब यानी वस्तु के आकार के बराबर का होता है। मतलब जिस प्रकार से ये जितना मार्कर है उतना ही आकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जिस प्रकार से अगर आप कांच के सामने खड़े होते हो, जितना आपका आकार है उतने आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी बनता है, जितने दूरी पर आप दर्पण के सामने बिंब रख रहे हो उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता जाता है। ठीक है, और यदि अगर आप क्या करोगे, बिंब को पास लेके आओगे, तो हमें कांच में प्रतिबिंब क्या दिखेगा, पास आता हुआ दिखेगा। लास्ट स्थिति में क्या होगा, अगर आप इस मार्कर को कांच को टच करा दोगे, तो उस स्थिति में हमें लगेगा कि प्रतिबिंब एकदम कांच के अंदर बन रहा है और क्या एकदम सीधा है। तो इस प्रकार से अगर आप कांच के सामने खड़े हो, तो मान लो अगर टाइलें हैं, अगर टाइलों का फर्श है,
तो अगर आप 5 टाइल कांच से दूर खड़े हो तो कांच के अंदर भी 5 टाइल दूर प्रतिबिंब आपका बना हुआ दिखेगा। ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एक एक चीज एक एक चीज प्रैक्टिकल के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्या है, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। ये देखिए बहुत ही मजेदार चीज है। अब देखिए मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, और ये है कांच। तो देखो अगर मार्कर ऐसे लेके खड़ा हूँ, अगर मैं मार्कर को ऐसे लेके खड़ा हूँ तो इस स्थिति में देखो मेरा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस समतल दर्पण में। इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से। आपको लगेगा सर ने जो पेन है इस हाथ में ले रखा है, हालांकि मैंने कैसे ले रखा था, हालांकि मैंने ऐसे ले रखा था, देखो इस हाथ में मेरा पेन था। लेकिन जब प्रतिबिंब बनेगा तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा इस हाथ में पेन है। तो ये होता है पार्श्व परावर्तित, मतलब जो LHS है वो हो जाता है RHS, ठीक है, यानी उल्टा दिखता है हमें। उल्टा प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखता हमें, परिस्थिति उल्टी दिखती है कि हाथ में तो इस हाथ में पेन था लेकिन जब प्रतिबिंब बना था वो हमें लग रहा था इस हाथ में पेन आ गया। तो यही है समतल दर्पण की बहुत बढ़िया विशेषता है। और आप इन विशेषताओं को, समतल दर्पण की परिभाषाओं को आराम से उतार सकते हैं। और अंतिम एक टॉपिक समतल दर्पण का क्या है, समतल दर्पण के उपयोग। उपयोग क्या है, जैसे हम कांच में देखते हैं तो अपना मुंह देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए किस तरीके से हम तैयार हुए हैं कहीं जाने के लिए पार्टी में, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो सोलर कुकर होता है उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दो उपयोग आपको बता रहे हैं समतल दर्पण के। तो इस प्रकार से हमारा समतल दर्पण वाला टॉपिक पूरा हो गया, जिसमें हमने पूरा प्रैक्टिकल के हिसाब से इस टॉपिक को किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण की तरफ। ये देखते हैं गोलीय दर्पण। जिस प्रकार से ये एक आपको दिख रहा है, ये गोला है, ठीक है, कांच का, मान लो कांच का खोखला गोला है, और इससे हमें गोलीय दर्पण बनाना है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो देखते हैं इससे किस तरीके से हम गोलीय दर्पण बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोलीय दर्पण की परिभाषा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रकाश टकरा कर वापिस उसी माध्यम में जा रहा है, तो टकराने वाली सतह क्या होनी चाहिए, गोली होनी चाहिए। जिस प्रकार से मान लो अगर हम अंदर की तरफ मान लो पॉलिश कर दे, चारों तरफ अंदर की तरफ पॉलिश कर दे, तो प्रकाश मान लो ऐसे आएगा, टकरा कर इधर चला जाएगा। तो ये पृष्ठ तो गोली हुआ ना, इसलिए इसे हम गोली दर्पण बोलते हैं। इसी प्रकार मान लो यहाँ पे प्रकाश है, तो ये अगर टकराया और वापिस इसी माध्यम आ गया, तो ये पृष्ठ कौन सी हुई, गोली हुई। इसलिए गोली दर्पण की परिभाषा यही है कि ऐसा पृष्ठ, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिस पर प्रकाश टकराता है और वापस उसी माध्यम आ जाता है, और वो परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, तो उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। तो ये है कांच का पारदर्शी गोला, और इससे अब हम बना रहे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए हम किस प्रकार से अवतल दर्पण बनाते हैं। हमें देखो एक हिस्सा ये ऐसे काटना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो इससे अगर हम देखो एक हिस्सा ऐसे काटते हैं इस गोले का, क्योंकि हमें दो दर्पण बनाने, एक हिस्सा ऐसे काट दिया गोले का, और एक हिस्सा देखो ऐसे गोले का हमने काट दिया। और देखो इस हिस्से को उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से देखो ये बन गया एक हिस्सा, ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया, और इस हिस्से को उठा के नीचे रख रहे हैं, ठीक है। और मान लो इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस हिस्से को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा है, तो इस तरीके से ये बन गया दूसरा हिस्सा। अब देखो बहुत बढ़िया चीज, रोचक चीज आएगी। अब मान लीजिए ये दो हो गए एकदम, ये पारदर्शी कांच का गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। अभी इसमें हमने कोई पॉलिश वगैरह नहीं की। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, हम इस दिशा में पॉलिश करते हैं, इसके बाहर वाली सतह पर, ठीक है। तो बाहर वाली सतह पर पॉलिश कर दी, तो अंदर वाला सतह क्या है, अंदर वाला सतह बन जाएगा परावर्तक सतह। तो वह गोलीय दर्पण जिसकी अंदर वाली जो सतह है वो होती है परावर्तक, यानी जो धसी हुई हिस्सा है उस हिस्से से प्रकाश टकराएगा और वापस आ जाएगा। इस तरफ तो आपने पॉलिश कर दी, तो यहाँ से प्रकाश आएगा तो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें तो प्रतिबिंब देखना है ना, तो प्रतिबिंब देखने के लिए ये अंदर वाली सतह काम आ रही है। इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अब इससे देखे हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। अब मान लो इसके हम अंदर तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है। तो अब इसका उभरा हुआ हिस्सा या वो जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या हो गया, वो परावर्तक सतह बन गया, यानी ये वाला बाहर वाला हिस्सा परावर्तक सतह बन गया है। तो उस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ हिस्सा या अंदर वाला हिस्सा क्या करता है, प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, और उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ हिस्सा या बाहर वाला हिस्सा प्रकाश किरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, या बाहर वाला हिस्सा परावर्तक सतह का काम करता है,
तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ चीजें ढूंढनी है, जैसे P यानी ध्रुव, C यानी वक्रता केंद्र, R यानी वक्रता त्रिज्या, X डैश यानी मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, F यानी फोकस दूरी और द्वारक। ये चीजें इस दोनों चित्रों में हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से ये भी एक गोलीय परावर्तक पृष्ठ है, ये भी गोलीय परावर्तक पृष्ठ है, तो ये इस गोले के दो भाग है, ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, मतलब इन दोनों को इस प्रकार से गोले से काट के ही दर्पण बनाए जाते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये दोनों जो परावर्तक सतह है इस गोले के भाग है। ठीक है, तो मान लीजिए इस गोले का जो केंद्र है वो क्या है, सी है। इस गोले का केंद्र क्या है, सी है। और इस गोले की मान लो ये त्रिज्या कितनी है, आर है। ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर। ठीक है, और जो आपने ये सतह काटी थी, इसका ये मान लो मध्य बिंदु हो गया इस सतह का, और ये इस सतह का क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो ये तीन चीज हमें मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब इसको इस पर हम लगाते हैं कि जैसे मान लो कि पहले ढूंढते हैं ध्रुव। तो कोई भी जो गोल, जैसे गोलीय दर्पण है, उसका जो एक तरीके से मध्य बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, क्योंकि इंग्लिश में इसे बोलते हैं पोल। ठीक है, तो ये हमें ध्रुव मिल गया, यानी जो ये मान लो दर्पण है इसका मध्य बिंदु, बीच का हिस्सा, वो क्या होगा, ध्रुव होगा। और अब हमें ढूंढना है सी। तो जो इस गोले का वक्रता केंद्र है वही इस गोले का वक्रता केंद्र कहीं ना कहीं यही होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस गोले का वक्रता केंद्र कहीं ना कहीं क्या है, यही है। तो ये हो जाएगा मान लो सी, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और ध्रुव और सी के मध्य की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ये हो गया, तीन चीज हमें मिल गई। अब देखो एक्स एक्स डैश क्या है, एक्स एक्स डैश है ये मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली अक्ष। इस प्रकार से ये जो अक्ष होगी ये क्या होगी, ये होगी एक्स एक्स डैश, ये एक्स मान लो, ये क्या होगी एक्स डैश, और एक्स एक्स डैश को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसी प्रकार से देखो इस पर हम लगाते हैं, तो मान लो जो इस गोले का केंद्र है वही इस गोले का क्या होगा, केंद्र होगा, और इस गोले के लिए केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो हमने मान लिया ये क्या है, सी है। ठीक है, और जो ये दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु है वो होगा ध्रुव है, उसको मान लिया पोल यानी ध्रुव है। और पोल और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, आर, जिसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और पोल और ध्रुव के मध्य जो हम लाइन खींचते हैं, इन दोनों को मिलाने में जो लाइन खींचते हैं वो कहलाती है मुख्य अक्ष। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये चीज हमें मिल गई। अब देखो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस को बताने के लिए हमें प्रकाश किरण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये एक्स एक्स डैश हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो ये मान लो प्रकाश किरण आई। ठीक है, इससे दर्पण पर आपतित हुई और आपतित होकर इससे गुजर गई। ठीक है, इस दिशा मान लो गुजर गई, तो हो क्या रहा है, जहां से ये गुजरेगी वो क्या होगा, उस दर्पण का मुख्य फोकस होगा, और उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एफ से। तो वापिस से देखिए, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। और ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं छोटे वाले एफ से, उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, और ये जो दर्पण है, ये पूरा दर्पण, जैसे मान लो ये एम हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो पूरा हिस्सा है दर्पण का इसे बोलते हैं द्वारक, यानी हम बोलेंगे एम एन को द्वारक। अब देखो यहाँ पे चीज ढूंढते हैं, तो देखो देखो परावर्तक सतह तो ये है, यहाँ से देखो ये एक्स एक्स मुख्य अक्ष तो ये हो गई, और यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित होगी, और देखो ये ना, और उत्तल दर्पण क्या कहता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, तो ये इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने तो इधर तो पॉलिश कर रखी है, तो प्रकाश किरण ऐसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई और ऐसे गुजर गई। और जब हम इस मुख्य जो इस तो ये गुजरने वाली प्रकाश किरण है, इसको जब मान लो पीछे मिलाएंगे तो एक बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु को बोलेंगे इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। और ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी है वो कहलाएगी फोकस दूरी, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ से प्रदर्शित करेंगे। और ये मान लो ए है और ये है बी, तो जो उत्तल दर्पण है वो उस दर्पण का पूरा ये हिस्सा ये क्या कहलाता है, द्वारक।
इस प्रकार से हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के दोनों के बारे में किस प्रकार से बिंदुओं को ढूंढ सकते हैं या उनके जो महत्वपूर्ण परिभाषा होती है वो भी हमने समझ ली। अब हम इन परिभाषाओं को लिखेंगे और साथ साथ में एक मान लो उत्तल दर्पण ले लो चाहे अवतल दर्पण ले लो, उसकी सहायता से इन परिभाषाओं को देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले आप गोलीय दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की ये परिभाषा लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने अभी देखा था ध्रुव, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक, इनकी परिभाषा हम बाद में देखेंगे। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है? अवतल दर्पण देखो, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। जिस प्रकार से अभी हम देखा था कि जो हमारा कांच का गोलीय दर्पण था, उसका जो अगर उस हिस्से का ये हिस्सा काट ले, उसका अगर उस गोले का ये हिस्सा काट ले और बाहर की तरफ अगर हम पॉलिश कर दे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये अंदर धसा हुआ हिस्सा यानी ये गोले का जो अंदर धसा हुआ हिस्सा ये परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। इसे हमने नाम क्या दे दिया? अवतल दर्पण। जिस प्रकार से देखो ये चम्मच है, तो चम्मच का देखो ये जो धसा हुआ हिस्सा है ना, इसमें अपनी अगर आप शक्ल दे सकते हो, तो ये जो धसा हुआ हिस्सा है अंदर वाला, ये है परावर्तक पृष्ठ। तो धसे हुए परावर्तक पृष्ठ वाले गोले दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या है? गोले का जो ये उत्तल दर्पण, ये गोले का ही भाग है और इसको हमने ऐसे गोले से काट लिया, अलग कर लिया और अंदर वाले हिस्से में हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और बाहर वाला हिस्सा क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है, मतलब ये प्रतिबिंब बनाने का काम कर रहा है। इसका तो अंदर वाला हिस्सा प्रतिबिंब बनाने का काम कर रहा है और इसका बाहर वाला हिस्सा प्रतिबिंब बनाने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये चम्मच का जो बाहरी हिस्सा है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये बाहरी हिस्सा ऐसे, तो ये क्या करेगा? ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा और इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो हम एक बार साइड हो रहे हैं, तो आप एक बार इन दोनों की परिभाषा लिख लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। वीडियो को पॉज करके आप परिभाषा लिख सकते हो। अब हम देखते हैं आगे जो हमने पीछे डिस्कस किया था। तो अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण से पहले हमने जो बिंदु डिस्कस किए थे उन सभी बिंदुओं की परिभाषा हमने यहाँ पे लिख रखी है। आप पॉज करके वीडियो को आराम से उतार सकते हो बच्चों। अब देखिए, ये तो आपका है कौन सा दर्पण? ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। और अब देखते हैं सबसे पहली परिभाषा है जो ध्रुव है, जिसे हम कहते हैं पोल, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं हमेशा। तो देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये है उत्तल दर्पण, तो ये दर्पण है, इसका ये केंद्र बिंदु जो P है, ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण का ध्रुव। और इसका जो ये P है, ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण का ध्रुव। नंबर 2 क्या है? वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या R के बारे में हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। तो देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसका मतलब ये है कि भाई दर्पण है तो दर्पण किसी गोले के भाग से ही तो बना है, तो जो इस गोले का केंद्र होगा यानी C, वो ही इस गोले दर्पण का केंद्र होगा। इसका जो वक्रता केंद्र है ये है C और इसका जो वक्रता केंद्र है ये क्या है? ये है C, ठीक है। आगे क्या है? तथा इस गोले की त्रिज्या गोले दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। तो जो ये गोला है, इसकी ये जो त्रिज्या होगी वही क्या होगी? गोले दर्पण की त्रिज्या होगी। तो देखिए, ये है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है त्रिज्या, जिसे हमने R से प्रदर्शित कर रखा है, ठीक है। और इसी प्रकार से इस दर्पण की त्रिज्या ये है, ठीक है। या आप सीधे कह सकते हो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी है वो होती है दर्पण की त्रिज्या के बराबर। अब देखिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम सामान्यतः एक्स एक्स डैश अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये है ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र C। इससे हमने सीधी लाइन खींच दी, जैसे एक्स एक्स डैश। इसी प्रकार से ये ध्रुव है और ये है वक्रता केंद्र, इससे भी हमने सीधी लाइन खींच दी, एक्स एक्स डैश। तो ये दोनों लाइनें क्या है? दोनों दर्पणों की क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। अगला है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण
का द्वारक कहलाता है। तो ये जो ए से बी तक की ये जो दर्पण है पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। इसी प्रकार से ये जो है इसे भी हम क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। अब आती है हमारी परिभाषा मुख्य फोकस की, जो नीचे हमने लिख रखी है। थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं। मुख्य फोकस है जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप इसकी बच्चों परिभाषा आराम से लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके एक बार परिभाषा पढ़ते हैं, फिर चित्र की सहायता से वापस परिभाषा को समझेंगे। तो देखो, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ये लाइन आई है अवतल दर्पण के लिए, है ना, हकीकत में गुजरेगी या गुजरती प्रतीत होती है, ये लाइन आई है उत्तल दर्पण के लिए। वो क्या होता है? दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहलाता है। अब देखिए, चित्र से समझते हैं। तो जो मुख्य फोकस की परिभाषा है वो इस चित्र से समझते हैं। जो मुख्य फोकस की पहली लाइन थी वो अवतल दर्पण के लिए थी, और वो ये थी कि ये है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस बोलते हैं। हकीकत में गुजरती है, अवतल दर्पण में हकीकत में गुजरती है, ठीक है। अवतल दर्पण का जो चित्र होता है वो वास्तविक होता है। तो इस प्रकार से अक्ष है उसके समांतर आपतित होने प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, और वो बिंदु मुख्य अक्ष पर होता है, और उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस, जिसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के बारे में हमने जो लाइन लिखी थी वो क्या थी कि समान मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी अगर हम इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलती हुई प्रतीत होगी, हकीकत में नहीं होती है, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस कहलाएगा। तो अब देखिए, ये इस प्रकार से हमने सभी चीजें लिख ली। एक परिभाषा रहेगी जो क्या थी? फोकस दूरी की, वो हम बोल रहे हैं, आप बता लेना। तो फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे? फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करेंगे, फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल एफ से। तो फोकस दूरी परिभाषा ये है, ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ध्रुव और मुख्य फोकस यानी पी और एफ के मध्य की दूरी होगी ना, वो होगी फोकस दूरी। अब देखिए कि पोल को हमेशा पी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र को हमेशा सी से प्रदर्शित करेंगे, वक्रता त्रिज्या को हमेशा आर से प्रदर्शित करेंगे, और मुख्य फोकस को हमेशा कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे, और फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। द्वारक के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, एम एल ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, ठीक है। और अधिकतर परिस्थितियों में हम मुख्य अक्ष को एक्स और एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी गोलीय दर्पण से संबंधित जो जो परिभाषा थी वो हम सब ने लिख ली। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम। वो नियम आने पर ही हम क्या कर सकते हैं? प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नियमों को। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो हमने इस प्रकार से दर्पण बना लिए है, और अब देखिए हम इनका नामकरण करते हैं। जिस प्रकार से ये है ध्रुव यानी पोल, और इसका ध्रुव मान लो ये है, ठीक है। और ये आप दे सकते हो ए बी द्वारक, और इसका मान लो ये है ए बी द्वारक, और इस तरफ होगा इसका वक्रता केंद्र सी, और यहाँ पे होगी मुख्य फोकस एफ, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी एफ, जिसे हम कहते हैं फोकस दूरी। इसी प्रकार से इसका जो वक्रता केंद्र है वो होगा यहाँ पे, और इसका मुख्य फोकस होगा यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी मुख्य फोकस दूरी। अब देखिए, पहला नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, अवतल दर्पण से ले रहे हम, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो सदैव हमेशा हमेशा क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम हो गया। और ऐसे उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से हुए आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में जब कोई
प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात हमें ऐसा लग रहा था कि वो फोकस बिंदु से आ रही है। जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो प्रतिबिंब तो यहाँ पे बनेगा ना, प्रतिबिंब बनेगा तो हम यहाँ से जब अवतल दर्पण देखेंगे तो हमें लग रहा है कि फोकस बिंदु से कोई प्रकाश किरण आ रही है, उत्तल दर्पण में हमें आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरा नियम देखिए क्या है, दूसरा नियम इस चित्र में देख रहे हैं कि मान लीजिए ये है मुख्य फोकस और इसका मान लो ये है मुख्य फोकस। ठीक है, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र सी और इधर आ जाएगा इसका वक्रता केंद्र सी। और अब देखिए अवतल दर्पण में क्या है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से गुजरती है, मतलब ऐसे मान लो मुख्य अक्ष से गुजर रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, सदैव मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये है प्रतिबिंब निर्माण का दूसरा नियम कि अवतल दर्पण की बात करें, मुख्य अक्ष पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लगेगा कि मुख्य अक्ष से आ रही है। अगर हम पीछे मिलाएंगे, अगर इन लाइनों को पीछे मिलाएंगे तो ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई हमें प्रतीत होगी। तो इस प्रकार से द्वितीय नियम ये है कि मुख्य फोकस पर आपतित होने प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से मुख्य फोकस पर आपतित होने प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। ये हो गया पहला नियम और ये हो गया दूसरा नियम। अब हम देखते हैं तीसरा नियम और चौथा नियम इन्हीं चित्रों की सहायता से। तीसरा नियम ये है कि कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए यहाँ पे हम मुख्य फोकस ले रहे हैं और ये होगी वक्रता केंद्र, तो कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से होकर गुजरेगी। यानी कोई प्रकाश किरण अगर सी पर आपतित हो रही है तो वो आने वाली किरण ये रही और वापस उसी बिंदु से जाने वाली किरण ये है। ठीक है, तो कोई दर्पण है, दर्पण का सी वक्रता केंद्र है अवतल दर्पण के लिए, तो अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी पर आएगी तो वापस से परावर्तन पश्चात वापस उसी बिंदु से होकर गुजर जाएगी। ये हुआ तीसरा नियम। इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण के लिए बोल सकते हैं, ये एफ है और ये क्या है, सी है, तो ऐसे मान सकते हो कि सी पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापिस उसी बिंदु से गुजरती हुई हमें प्रतीत होती है। अगर इसको पीछे मिलाएंगे तो हमें लग रहा है सी से आएगी। ठीक है, और जो चौथा नियम है वो ये है कि जिस प्रकार से हमें पता ही है ये ध्रुव है और ये इसका ध्रुव है, तो ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, उतना ही कोण बनाकर गुजर जाती है। तो जितना कोण यहाँ पे बन रहा था आई और यहाँ पे बन रहा था आर, इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार से ध्रुव पर आपतित हुए प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए गुजर जाती है। ये हो गए आपके चार नियम प्रतिबिंब निर्माण के, और जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो इन चार नियमों के आधार पर ही बनेगा। ये हमारा बेस है, ये आधार है। इन्हीं चार नियमों की सहायता से हम जो आगे लेक्चर आएगा उनमें हम बिंब का जो प्रतिबिंब बनाएंगे उन सभी स्थितियों को इन्हीं चार नियमों के आधार पर हम देखेंगे। और अगर आप इनकी व्याख्या लिखने चाहो तो जिस प्रकार से ये देख रहे हो, हमारा टॉपिक है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। तो यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट नीचे, यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट, यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये मान लो ये इधर है नीचे नीचे तीसरा नंबर पॉइंट। ठीक है, और ये चौथा नंबर पॉइंट। इस प्रकार से चारों पॉइंट वहाँ पे आप पढ़ लेना, क्योंकि पूरी चीज लिखाना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने नियमों को डिस्कस कर लिया, नियमों को समझ लिया, आप वहाँ पे जाके वापस दे सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी प्रक्रिया थी, जो बिंदु थे महत्वपूर्ण बिंदु, उनको हमने देख लिया, अलग अलग जो हमने पॉइंट लिए थे उनको देख लिया, प्रतिबिंब निर्माण के नियम देख लिए। अब हम देखेंगे एक आरबीएससी में जो क्वेश्चन आया है उसको, जो है एक तरीके से समतल दर्पण पर आधारित। आइए देखते हैं आरबीएससी का 2022 और 2023 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले है हमारा 2023 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ में संबंध। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम दर्पण की सहायता ले रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि गोला है, ठीक है, और इसमें से हमने दर्पण काट लिया और ये दर्पण आ गया मान लो।
ठीक है। इस मान लो ये है, मान लो अवतल दर्पण या एक बार के लिए अवतल दर्पण मान रहे हैं। अब गौर कीजिए कि जो गोले का केंद्र है वही इस दर्पण का केंद्र है, ठीक है। और जो एक तरीके से ये जो यहाँ से ध्रुव से जो केंद्र के मध्य की ध्रुव से जो वक्रता केंद्र के मध्य दूरी होती है वो क्या होती है, वो होती है कैपिटल आर, बड़ा वाला आर होगी, ठीक है। और जो मुख्य फोकस होता है वो एकदम इस लाइन के बीच में होता है। जो ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी है वो होगी फोकस दूरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो तो हम कह सकते हैं पीसी इज बराबर होगा आर के, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र की मध्य दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। और पी एफ यानी जो पोल ध्रुव है और मुख्य फोकस के मध्य दूरी क्या होगी, एफ होगी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं तो चित्र के साथ हमें पता चलता है कि वक्र त्रिज्या जो आर होती है वो मुख्य जो फोकस दूरी होती है उसके दुगने के बराबर होती है, ठीक है। यानी जो वक्र त्रिज्या आर है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। बाहरी क्लास में तो हम ये चीज बच्चों को प्रूफ करके दिखाते हैं, लेकिन आप 10वीं क्लास के बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो इस तरीके से हम सीधा एक बार लिख रहे हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है आर वो फोकस दूरी की दुगनी है। कहने का मतलब अगर मान लो फोकस दूरी है 3 सेंटीमीटर तो उसको 2 से गुणा कर दो, तब हमारे पास वक्रता त्रिज्या का मान आ जाएगा जो कितना होगा 6 सेंटीमीटर, यानी ये है आर के बराबर। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी समतल दर्पण पर है। क्या है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर खड़ा है, ठीक है। और व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। तो देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं मान लो समतल दर्पण, ठीक है। और ये समतल दर्पण के इधर मान लो एक आदमी ऐसे खड़ा है मान लो, ठीक है। ये आदमी खड़ा है समतल दर्पण से कितनी मीटर दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर ये आदमी खड़ा है। तो एक गौर कीजिए इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, प्रतिबिंब भी 3 मीटर दूरी पर बनेगा। हमने देखा था शुरुआत में समतल दर्पण का हमने पूरा जो प्रक्रिया थी वो सब पढ़ ली थी, तो उस प्रक्रिया को पढ़ने के बाद क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा नहीं। तो जो समतल दर्पण की हमने प्रक्रिया पढ़ी थी उसी पे हमने देखा था कि जो बिंब है दर्पण से जितना दूर होता है उतना ही प्रतिबिंब दर्पण से दूर होगा। तो यहाँ पे व्यक्ति का जो प्रतिबिंब एक तरीके से बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 3 मीटर ही होगा। अब हमें देखो पूछा क्या है, व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी, यानी व्यक्ति तो ये रहा और प्रतिबिंब ये रहा, तो इनके मध्य देखो दूरी कितनी होगी, 3 मीटर, 3 मीटर कितनी दूरी होगी, 6 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर क्या होगा, सही होगा 6 मीटर। तो ये दो क्वेश्चन आरबीएससी में आए थे, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम देखेंगे गोले दर्पण, यानी गोले दर्पण के दो जो भाग थे अवतल उत्तल दर्पण, उनकी कितनी संभावना है प्रतिबिंब बनाने की, यानी बिंब से कितने प्रकार के हम प्रतिबिंब बना सकते हैं वो देखेंगे अगले वीडियो में।